हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज हम पुंडित्स का लाइव मोक जो कि मोक नंबर 16 है वो अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, उसका एनालिसिस करेंगे। जीएस का एनालिसिस रहने वाला है और बहुत शानदार एनालिसिस रहने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 1। हु वॉज कन्फर्ड एज जिंदा पीर इन मुगल एम्पायर। मुगल साम्राज्य में जिंदा पीर के रूप में किसे सम्मानित किया गया था। ऑप्शन ए औरंगजेब, बहादुर शाह जफर, शाहजहां या बाबर। तो औरंगजेब, बहादुर शाह जफर, शाहजहां ये सारे कौन है। तो औरंगजेब, बहादुर शाह जफर, शाहजहां और बाबर ये सारे ही मुगल रूलर हैं। बहादुर शाह जफर की बात करूं तो ये लास्ट रूलर था, लास्ट मुगल रूलर। और फाउंडर कौन था मुगल साम्राज्य का। फाउंडर था बाबर। बाबर का रियल नेम क्या था। बाबर का रियल नेम एग्जाम में पूछा हुआ है, सीजीएल के एग्जाम में पूछा है। तो बाबर का रियल नेम था जहीरुद्दीन, जहीरुद्दीन मुहम्मद बाबर। और ये सबसे पहले कहाँ का शासक बना था। ये बना था फरगना का शासक। फिर फरगना में उज्बेक्स ने हमला कर दिया था। फिर ये अफगानिस्तान वाले रीजन में आया। फिर दौलत खान लोधी जो कि इब्राहिम लोधी का गवर्नर था, उसने बाबर को भारत में इनवाइट किया और खैबर पास से ये कहाँ आया, भारत आया। तो भारत में जो पहला पानीपत युद्ध हुआ 1526, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। पहली बैटल ऑफ पानीपत कब हुई थी। पहला युद्ध हुआ था 1526 में, पानीपत का युद्ध हुआ। किसके खिलाफ हुआ था। पानीपत का युद्ध हुआ था इब्राहिम लोधी के खिलाफ, इब्राहिम लोधी के खिलाफ। भारत के अंदर बाबर ने हर साल युद्ध लड़े, जैसे 26 में, 27 में, 28 में, 29 में और 30 में। और 1530 में युद्ध नहीं लड़ा, असल में 1530 में बाबर मारा गया था, तो मृत्यु हुई थी 1530 में। इसे याद कैसे रखते हैं, इसके लिए एक ट्रिक है याद रखने की। पानी पिया, खाना खाया और चंदेरी का घाघरा पहन के, चंदेरी का घाघरा पहन के मर गया। तो 1526 में पानीपत वॉर, खानवा का युद्ध 27 में, चंदेरी का युद्ध 28 में, घाघरा का युद्ध 29 में और 30 में मर गया। तो 27 में मैंने आपको बताया कौन सा, खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध किसके खिलाफ हुआ था, राणा सांगा के खिलाफ हुआ था। 1528 का युद्ध किसके खिलाफ हुआ था। 1528 का युद्ध हुआ था मेदिनी राय के खिलाफ। और कहाँ हुआ था, ये हुआ था चंदेरी, चंदेरी का युद्ध। और 1529 का युद्ध कहाँ, घाघरा नदी के पास। तो कहाँ, घाघरा। और ये जो बैटल हुई थी किसके बीच हुई थी, इब्राहिम लोधी का कोई रिलेटिव था या उसी के साम्राज्य से रिलेट करता था, उसके साथ युद्ध हुआ था 1529 घाघरा का युद्ध। और 1530 में डेथ हो गई थी बाबर की। बाबर ने एक किताब भी लिखी थी जिसका नाम क्या था, उसका नाम था बाबर नामा, बाबर नामा या तुजुके बाबरी। अब बात करते हैं हम शाहजहां। शाहजहां के टाइम पीरियड को ही बोला जाता है गोल्डन एरा ऑफ आर्किटेक्चर, गोल्डन एरा ऑफ आर्किटेक्चर बोला जाता है शाहजहां के टाइम पीरियड को। क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसके टाइम पीरियड में इसने बहुत सारी जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनका निर्माण करवाया था। जैसे इसने जामा मस्जिद बनवाई, ताजमहल बनवाया, रेड फोर्ट, लाल किला बनवाया था, पिकॉक थ्रोन। पिकॉक थ्रोन कोई मॉन्यूमेंट नहीं है, ये एक थ्रोन है जो हीरे और सोने चांदी से बना हुआ था। तो ये थ्रोन किसने बनवाया था, ये भी शाहजहां ने बनवाया था। शाहजहां की संतानों के नाम थे, एक था औरंगजेब, इंपॉर्टेंट बता देता हूं आपको, वैसे तो बहुत थे बेटे इसके शाहजहां के। एक का नाम था औरंगजेब, एक का नाम था दारा शिको और एक का नाम था मुराद। औरंगजेब ने दारा शिको और मुराद के खिलाफ कई युद्ध लड़े, जिसमें 1658 में जो दो युद्ध हुए थे, धर्मत और समूहगढ़, ये जो दो बैटल हुई थी ये डिसाइसिव रही औरंगजेब के लिए। और 1658 में औरंगजेब गद्दी पर बैठा मुगल साम्राज्य की। और इसकी डेथ कब हुई थी, 1707 में। और इसने अपने भाई दारा शिको और मुराद की हत्या कर दी थी। इवन दारा शिको का जो सर था वो प्लेट में रख के शाहजहां को पेश किया था। शाहजहां की मृत्यु कब हुई थी, 1666 में। औरंगजेब का जो कॉन्फ्लिक्ट था वो मराठास के साथ था। औरंगजेब अपने जीवन के आखिरी दिन साउथ इंडिया को कब्जाने के लिए मराठास से लड़ता रहा था।
औरंगजेब की कुछ पॉजिटिव चीजें भी थी और कुछ नेगेटिव। पॉजिटिव चीजें क्या थी कि ये मॉडेस्ट लाइफस्टाइल जीता था। मॉडेस्ट लाइफस्टाइल का मतलब ये अपना गुजारा बहुत कम खर्चे में करता था। इवन कुरान लिखकर, टोपी सिल कर उससे जो पैसा आता था उससे अपना खर्चा चलाता था और बहुत डिसिप्लिन्ड था। ये तो इसकी पॉजिटिव चीजें हो गई। नेगेटिव चीजें क्या है? ये रिलीजियस इंटॉलरेंट था। रिलीजियस इंटॉलरेंट क्योंकि इसने बहुत सारे मंदिर वगैरह उनको तोड़वा कर वहां मस्जिद बनवाई थी। ये बहुत ही कट्टर मुस्लिम था। इसने जिजिया जो कि नॉन मुस्लिम कर था वो दोबारा से स्टार्ट करवा दिया था। और 1707 में अहमदनगर, कहाँ? अहमदनगर में औरंगजेब की मृत्यु हुई और औरंगजेब को ही टाइटल दिया था जिंदा पीर। जिंदा पीर का मतलब होता है लिविंग सेंट। तो किसको टाइटल मिला था? आंसर है ऑप्शन ए, औरंगजेब। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर इशूड कॉपर कॉइन्स नेम्ड एज जीतल? ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का ये क्वेश्चन है तो आपको आता ही होगा। निम्नलिखित में से किस शासक ने जीतल नामक तांबे के सिक्के जारी किए? ऑप्शन ए बलबन, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान या इब्राहिम लोदी। तो ये दिल्ली सल्तनत के कुछ रूलर्स हैं, उनके बारे में एक एक करके जानते हैं। पहले जानते हैं बलबन के बारे में। बलबन का टाइम पीरियड कब से कब तक था? तो बलबन का टाइम पीरियड था 1266 से लेकर 1287 तक। 87 में इसकी मृत्यु हो गई थी अपने बेटे की याद में। बलबन, इसने ब्लड एंड आयरन पॉलिसी अपनाई, बहुत कट्टर था। ब्लड एंड आयरन पॉलिसी क्या होता है कि ये जो छोटे मोटे जुर्म होते हैं उनकी भी कड़ी सजा देता था। इसने अपने आप को एक टाइटल दिया था, कौन सा? जिल्ले इलाही। जिल्ले इलाही का मतलब है शैडो ऑफ द गॉड। इसने खुद को टाइटल दिया था जिल्ले इलाही का। इसी कारण इसने एक रस्म शुरू की, सिजदा पैबोस, मतलब राजा के आगे झुको। सिजदा मतलब सजदा करो और उसके पैरों को चूमो, पैरों हाथों को। तो ये किसने शुरू किया था? बलबन ने। बलबन ने ही नवरोज फेस्टिवल शुरू किया था। बलबन ने चहलगानी सिस्टम, जो 40 सिस्टम था, 40 नोबल्स का ग्रुप था, उस ग्रुप को खत्म कर दिया। किस लिए? ताकि इसके साम्राज्य में इंटरफेयर ना करें, इसके शासन में कोई भी इंटरफेयर ना करें नोबल्स। इसलिए इसने 40 सिस्टम, जिसे चहलगानी सिस्टम भी बोलते हैं, किसके द्वारा शुरू किया गया था? इल्तुतमिश के द्वारा उसे खत्म कर दिया गया। इसने ही एक मिलिट्री डिपार्टमेंट बनाया था जिसका नाम था दीवाने अर्ज। दीवाने अर्ज डिपार्टमेंट। तो ये था बलबन के बारे में। इल्तुतमिश के बारे में थोड़ा बताता हूँ। इल्तुतमिश, चलो इल्तुतमिश से पहले मैं इब्राहिम लोदी के बारे में बता देता हूँ। इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं है। ये लोदी वंश का तीसरा रूलर था। पहला बहलोल लोदी हुआ, दूसरा सिकंदर लोदी, तीसरा था इब्राहिम लोदी। इसी ने ही फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत लड़ी थी और ये ही आखिरी रूलर था दिल्ली सल्तनत का। और ये फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब लड़ी गई थी? अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में ही बताया था। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत लड़ी गई थी 1526 में। रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान का टाइम पीरियड था 1536 से लेकर 1540। ये इल्तुतमिश की बेटी थी। इल्तुतमिश के टाइम में एक स्कॉलर था, उसका नाम क्या था? उसका नाम था मिन्हास उस सिराज। मिन्हास उस सिराज। इसने एक किताब भी लिखी थी जिसका नाम था तबकात ए नासरी। तबकात ए नासरी। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है। मिन्हास उस सिराज और इल्तुतमिश का मानना था कि उसकी बेटी रजिया सुल्तान एक एबल रूलर है और रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की पहली और आखिरी, फर्स्ट एंड लास्ट मुस्लिम रूलर थी। फीमेल मुस्लिम रूलर कौन थी? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान का एक सेवक भी था, उसका नाम क्या था? याकूत। याकूत को इसने आमिर खुर का टाइटल दिया था। इसके टाइम पर विद्रोह बहुत हुआ क्योंकि नोबल्स इसके खिलाफ थे। तो ऐसा ही एक विद्रोह भटिंडा में भी था। भटिंडा का गवर्नर कौन था? भटिंडा का गवर्नर था अल्तुनिया। तो भटिंडा के विद्रोह को दबाने के लिए रजिया सुल्तान और याकूत भटिंडा के लिए निकले। रास्ते में याकूत का मर्डर कर दिया गया और रजिया सुल्तान को कैद कर लिया गया। बाद में रजिया सुल्तान और अल्तुनिया की शादी हो गई और जब ये 1240 है, मैंने 1536 लिख रखा है, 1236 से 1240 टाइम पीरियड है। जब ये वापस 1240 में
दिल्ली की तरफ निकली तो कैथल हरियाणा में रजिया सुल्तान और अल्तुनिया को मार दिया गया। यह था रजिया सुल्तान के बारे में। वैसे इसका आंसर है कॉपर कॉइन किसने इंट्रोड्यूस किए थे? जीतल नाम से ये इंट्रोड्यूस किए थे इल्तुतमिश। थोड़ा इल्तुतमिश के बारे में जानते हैं। इल्तुतमिश ये इल्बरी ट्राइब से था और ये ही था रियल फाउंडर दिल्ली सल्तनत का। रियल फाउंडर क्यों कहा जाता है? इसने कैपिटल को लाहौर से चेंज करके ये कहाँ ले गया? ये दिल्ली ले गया। और क्या क्या किया इल्तुतमिश ने? इल्तुतमिश ने चहलगानी सिस्टम बनाया। चहलगानी सिस्टम जो मैंने अभी पहले बताया, 40 नोबल्स होते थे इसमें, वो इसको एड करते थे, जो साम्राज्य होता है उसको चलाने में हेल्प किया करते थे। इसी ने ही इक्ता सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था। इक्ता सिस्टम क्या होता है? जो ये पेमेंट्स होती थी ना नोबल्स को और जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होते थे, तो उनको पेमेंट इक्ता देकर करते थे। एक जमीन का एक टुकड़ा दे दिया, उसे बोलते हैं इक्ता। इसी ने ही 2 टाइप के कॉइन इंट्रोड्यूस किए थे। एक का नाम है जीतल और एक है टका। टका बोला जाता है सिल्वर के कॉइन को और कॉपर के कॉइन को बोला जाता है जीतल। कॉपर यानी तांबा, सिल्वर यानी चांदी। चांदी के सिक्कों को टका और कॉपर के सिक्कों को या तांबे के सिक्कों को जीतल कहा जाता है। बाकी इसके टाइम के स्कॉलर के बारे में मैंने आपको बता दिया। अच्छा, एक कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन शुरू करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन इसको कंप्लीट कराया था इल्तुतमिश ने। तो ये सारी इंफॉर्मेशन थी इल्तुतमिश के बारे में। इसका आंसर आपको मिल गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। विच चोला रूलर इज क्रेडिटेड विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बृहदेश्वर टेम्पल इन तंजावुर? किस चोल शासक को तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर के निर्माण का श्रेय दिया जाता है? राजाराज, राजेंद्र चोला, आदित्य चोला या कुलतुंग चोला? तो इसका आंसर जानने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो भारत में जो मंदिर हैं, टेम्पल हैं, ये 3 शैली के हैं। वो 3 शैली क्या है? एक तो नागा स्टाइल है, नागा शैली हो गई। दूसरा स्टाइल है द्रविड़ स्टाइल। जो साउथ इंडिया के जो टेम्पल्स हैं वो द्रविडियन शैली के हैं या द्रविडियन स्टाइल के हैं, और जो नॉर्थ इंडिया में है वो नागा स्टाइल के हैं। और इन दोनों के मिक्स को बोला जाता है वेसारा स्टाइल। पट्टाडक्कल के जो टेम्पल हैं, जो ग्रुप ऑफ टेम्पल्स हैं पट्टाडक्कल के, ये वेसरा स्टाइल के हैं। अब जरा मैं नागा स्टाइल और द्रविडियन स्टाइल में डिफरेंस क्या होता है वो दिखा देता हूं आपको। ये फिगर देख रहे हो, ये है नागा स्टाइल के टेम्पल। नागा स्टाइल के टेम्पल में क्या होता है? नागा स्टाइल के आर्किटेक्चर में ये डोम देख रहे हो, इसे बोला जाता है शिखर। और गर्भगृह होता है, शिखर यहाँ नीचे की तरफ होता है गर्भगृह, जहां भगवान की मूर्ति रखी रहती है उसे बोलते हैं गर्भगृह। और ये जो पिलर्ड हॉल है ये पूरा, इसके ऊपर ये जो ये मंडप्स बने, इन्हें बोला जाता है मंडप्स। इन्हें खैर मंडप्स ही बोलते हैं डोम्स को, तो इन्हें क्या बोलते हैं? मंडप्स। और ये इन मंदिर की शुरुआत में सीढ़ियां होती है, इन्हें बोला जाता है प्लिंथ। और जो नंदी की मूर्ति होती है वो अंदर ही होती है मंदिर के। ये फीचर किसके है? नागा स्टाइल आर्किटेक्चर के। अब ये जो दूसरा फिगर है ये है द्रविडियन स्टाइल। द्रविडियन स्टाइल आर्किटेक्चर में क्या होता है? जो ये डोम शेप का स्ट्रक्चर है इसे क्या बोला जाता है? इसे शिखर नहीं बोलते हैं, इसे बोलते हैं विमान। और ये जो मंडप है इस पे देखो, यहाँ पे डोम शेप नहीं है पर पिलर्ड हॉल को, ये जो पिलर्ड हॉल है पूरा बड़ा कॉरिडोर है, इसे बोला जाता है मंडप। यहाँ गर्भगृह, भगवान की मूर्ति रखी है। दूसरा क्या, इसके मंदिर के दूर बाहर की तरफ एक गेट होता है, उसे क्या बोला जाता है? गोपुरम। और जो नंदी भगवान की मूर्ति होती है वो मंदिर के बाहर होती है। ये कौन सा आर्किटेक्चर हो गया? ये द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर हो गया। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि ये जो डोम शेप का ये जो स्ट्रक्चर होता है, ये जो शिखर होता है, इसको द्रविडियन स्टाइल में क्या बोला जाता है? तो इसे बोला जाता है विमान। अब बृहदेश्वर टेम्पल आपको दिखा देता हूँ। ये बृहदेश्वर टेम्पल है, आप देख रहे हो, इसे बोला जाता है, ये जो शेप है इसे बोलते हैं विमान। ये जो पिलर्ड हॉल है इसे बोला जाता है मंडप। और भगवान मूर्ति, जो नंदी की मूर्ति है वो यहाँ कहीं है बाहर, और इसका एक गेट है बाहर की तरफ, उसे क्या बोला जाता है? गोपुरम। तो बृहदेश्वर टेम्पल थंजावुर वाला, थंजावुर ये कहाँ पर है? ये तमिलनाडु में। इसको किसने खोजा था या इसको बिल्ड किसने किया था? खोजा कह रहा हूँ, बिल्ड किसने करवाया था, बनवाया किसने था?
तो ये बनवाया था राजा राजा चोला वन, राजा राजा चोला वन। वहीं बृहदेश्वर टेम्पल एक थंजावुर में भी है, वहीं एक टेम्पल जो गंगईकोंडा चोलापुरम में। ये गंगईकोंडा किसे कहा जाता है? गंगईकोंडा बोला जाता है, जो टाइटल दिया है गंगईकोंडा वो दिया है राजेंद्र वन को। तो ये टेम्पल भी किसने बनवाया है? राजेंद्र फर्स्ट ने बनवाया है गंगईकोंडा चोलापुरम। एक और टेम्पल है, उसका नाम है ऐरावतेश्वर। ऐरावतेश्वर टेम्पल किसने बनवाया? ऐरावतेश्वर टेम्पल बनवाया है राजा राजा चोला सेकंड ने। वन ने बनवाया है बृहदेश्वर टेम्पल और राजा राजा चोला सेकंड ने बनवाया ऐरावतेश्वर टेम्पल। गंगईकोंडा चोलापुरम वाला बनवाया है बृहदेश्वर टेम्पल राजेंद्र फर्स्ट ने, जिसको टाइटल दिया गया है गंगईकोंडा का। तो वापस आते हैं क्वेश्चन पे, इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, राजा राजा चोला फर्स्ट। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। विच इवेंट इज कंसिडर्ड द इमीडिएट कॉज ऑफ 1857 रिवोल्ट? किस घटना को 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण माना जाता है? इंट्रोडक्शन ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ये पॉलिटिकल रीजन है। ये रीजन तो था 1857 की क्रांति का, लेकिन ये इमीडिएट कॉज नहीं था, तत्कालिक कारण नहीं था। तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, राज्य हड़प नीति, ये पॉलिटिकल रीजन था। एनेक्सेशन ऑफ अवध, ये 1556 में इसी का डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का इस्तेमाल करते हुए 1556 कह रहा हूँ 1856 में अवध राज्य हड़प लिया था। तो ये भी कारण था, लेकिन इमीडिएट कॉज नहीं था। इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन, ये जो था ये इकोनॉमिक कारण था, पर ये भी एक इमीडिएट कॉज नहीं था। एक रिलीजियस रीजन भी था। रिलीजियस रीजन क्या था? भारतीय जितने भी धार्मिक रीति रिवाज हैं उनमें हस्तक्षेप, जिनमें से एक था सती प्रथा खत्म करना। वैसे ये एक कुरीति थी, फिर भी बहुत सारे भारतीयों को लगता था कि ये हमारे धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहे हैं, तो इसलिए ये एक रिलीजियस मैटर था जो 1857 की क्रांति का कारण बना। जो इमीडिएट कॉज था, तत्कालिक कारण था, यूज ऑफ ग्रीस कार्ट्रिज इन एनफील्ड राइफल। ये एक तरीके से देखा जाए वैसे तो ये मिलिट्री कॉज था, क्योंकि इसमें मिलिट्री जो मंगल पांडे थे, जो इनकी सेना में थे, उन्होंने विद्रोह किया था। पर इसका कहीं ना कहीं कारण एक रिलीजियस फैक्टर भी था। वो कैसे जुड़ा मैं बताता हूँ इसके बारे में। ब्रिटिश आर्मी में आई एक गन जिनका नाम था एनफील्ड राइफल। ये जो एनफील्ड राइफल्स थी, इनका जो कार्ट्रिज होता था, कार्ट्रिज क्या होता है? ये जो गोली होती थी ना पहले, उसकी एक ऊपर की एक लेयर होती थी, चमड़े की होती थी। इसको काट के इनमें से बारूद जो है वो गन में भरा जाता था। तो ये जो ऊपर की कार्ट्रिज थी, जो लेयर थी, ये किसकी बनी थी? ये इसमें जो मांस था वो था बीफ। बीफ आप जानते हो, जो गाय होती है उसका मांस था, एंड पॉर्क। और ये दोनों आप जानते हो, ये पिग का मांस है और ये काऊ। तो ये दोनों ही रिलीजियसली, जैसे ये हिंदुओं के लिए पूजनीय है और जो पॉर्क है ये हराम है किसमें? मुस्लिम धर्म में। तो ये दोनों के लिए धार्मिक रूप से नेगेटिव था। तो इसके खिलाफ विद्रोह हुआ, और विद्रोह किसने शुरू किया? मंगल पांडे। अब ये मंगल पांडे कौन थे? मंगल पांडे ब्रिटिश सेना के एक सिपाही थे। कौन सी इन्फेंट्री के? 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक ब्रिटिश ऑफिसर थे, एक नहीं दो थे, एक का नाम था ह्यूशन और दूसरे का नाम था बाग। दोनों को गोली मार दी। अब गोली मारने से क्या हुआ? ये विद्रोह भड़क गया, और वैसे मंगल पांडे को फांसी चढ़ा दिया गया, लेकिन जो बाकी इनकी सेना में भारतीय थे वो भड़क गए थे। फिर उन्होंने विद्रोह शुरू कर दिया 10 मई 1957 को। वैसे ये विद्रोह शुरू होना था जून में, पर ये पहले ही इतना ज्यादा भड़क गया कि 10 मई 1957 को ये विद्रोह शुरू हो गया। और शुरू कहां से हुआ? शुरू हुआ मेरठ से। ये जो क्रांति थी, इसमें किस किस ने भाग लिया? तो जो दिल्ली की कमान संभाल रखी थी, वैसे तो नाम था बहादुर शाह जफर का, पर रियल जो पावर जिसके हाथ में थी उसका नाम था बख्त खान। बख्त खान ये संभाल रहा था दिल्ली की कमान। कानपुर में कौन एक्टिव थे? कानपुर में थे तात्या टोपे और नाना साहिब। झांसी में, झांसी को लीड कर रही थी महारानी लक्ष्मीबाई। महारानी
लक्ष्मीबाई। बिहार में कौन लीड कर रहा था? बिहार में इस क्रांति को लीड कर रहे थे कुंवर सिंह। लखनऊ में कौन लीड कर रहा था इस क्रांति को? लखनऊ में लीड कर रही थी बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल। अयोध्या, या इसका पहले नाम था फैजाबाद, या अयोध्या में लीड कौन कर रहा था? मौलवी अहमदुल्ला। मौलवी अहमदुल्ला। और बरेली में कौन लीड कर रहा था? बरेली में लीड कर रहे थे खान बहादुर खान। ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कहां पर कौन लीड कर रहा था 1857 की क्रांति को। दिल्ली की जो क्रांति थी उसको किसने दबाया? कौन सा ब्रिटिशर्स सेना अध्यक्ष था जिसने दिल्ली की क्रांति को दबाया था? तो उसका नाम था निकलसन। और कानपुर और लखनऊ की क्रांति को किसने दबाया था? कैम्पबेल। और झांसी की ह्यू रोज। सर ह्यू रोज नाम था इसका, ह्यू रोज। इसने झांसी की क्रांति को दबाया था। तो ये कुछ था 1857 की रिवोल्ट के बारे में। इसे ही फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये किसने कहा था? फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इसे कहा था वी.डी. सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर जी ने। तो इसका आंसर मैंने आपको बता दिया था, यूज ऑफ ग्रीस कार्ट्रिज इन द एनफील्ड राइफल। एनफील्ड राइफल में चर्बी वाले कारतूसों का उपयोग, ये था तत्कालिक कारण। तो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, ये जो क्रांति थी इसका एक सिंबल भी था। वो सिंबल क्या था इस क्रांति का? इस क्रांति का सिंबल था रोटी और लोटस, जो कमल का फूल था वो और रोटी। ऐसा होता था कि एक जो व्यक्ति था वो चाहे स्पाई हो या कुछ भी, वो दूसरे गांव जाता था, वहां एक रोटी देता था, फिर वो रोटी बनाई जाती थी, पूरे गांव में बांटी जाती थी, फिर वो एक रोटी जाके दूसरे गांव में ले जाई जाती थी, कमल के फूल बांटे जाते थे। तो ये सिंबल था रोटी और लोटस, किसका? 1857 की क्रांति का। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। विच घराना इज एसोसिएटेड विद द फेमस वोकलिस्ट बड़े गुलाम अली खान? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है एग्जाम में। ये स्टैटिक जीएस का क्वेश्चन है कि बड़े गुलाम अली खान कौन से घराने से जुड़े हुए हैं। आपको मैं पहले ही बता चुका हूं घराना क्या होता है। ये जो गुरु शिष्य प्रथा बोल लो या गुरु शिष्य परंपरा होती है, ये कहाँ होती है? घरानाज। और ये घराना पद्धति कहाँ पाई जाती है? ये हिंदुस्तानी म्यूजिक में पाई जाती है, ना कि कार्नेटिक म्यूजिक। कार्नेटिक म्यूजिक में घराना सिस्टम, जो ये घराना पद्धति होती है, नहीं होती है। अभी गुरु शिष्य परंपरा क्या होती है? गुरु शिष्य परंपरा ये होती है कि गुरु अपने शिष्य को सिखाता है, फिर ये शिष्य अपने शिष्यों को सिखाता है। तो ये एक घराने से जुड़ते रहते हैं और ये घराना बड़ा होता रहता है। ऐसे ही घराने बन जाते हैं, पटियाला घराना, ग्वालियर घराना, आगरा घराना, किराना घराना। इनके मैं आपको वैसे फाउंडर बता देता हूं, फिर इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। पटियाला घराना के फाउंडर कौन है? तो पटियाला घराना के फाउंडर थे उस्ताद फतेह अली खान और उस्ताद अली बख्श खान। दो थे, उस्ताद फतेह अली खान और उस्ताद अली बख्श खान। ये पटियाला घराना के फाउंडर थे। ग्वालियर घराना के फाउंडर कौन थे? ग्वालियर घराना के फाउंडर थे नाथन पीर बख्श। नाथन पीर बख्श। वैसे मैंने आपको और भी घराने हैं उनके फाउंडर्स आपको बता रखे हैं। तो आगरा घराना, ये तो फिर रिपीट हो गया। तो ये कौन है? घग्गे खुदा बख्श। घग्गे खुदा बख्श। उस्ताद घग्गे खुदा बख्श कौन से घराने के फाउंडर हैं? आगरा घराने के। और किराना घराना, ये सबसे इंपॉर्टेंट घराना है। इसी की भीमसेन जोशी, प्रभा अत्रे इसी घराने से बिलोंग करती हैं। तो किराना घराना के फाउंडर कौन है? किराना घराने के फाउंडर हैं उस्ताद करीम खान। उस्ताद करीम खान। तो बड़े गुलाम अली खान, ये कौन से घराना से रिलेट करते हैं? तो ये पटियाला घराना से रिलेट करते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रहा है हाईएस्ट सेक्स रेशियो अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 इज ऑफ विच स्टेट? जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य का है? ए उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी केरला या डी हिमाचल प्रदेश। तो पहले हम थोड़ा सेंसस के बारे में जान लेते हैं। ऑलरेडी मैंने सेंसस 2011 आपको रटवाई दिया है, लेकिन फिर दोबारा से एक बार सेंसस का हम रिवीजन कर लेते हैं। बात करते हैं हम सेंसस की।
सेंसस सबसे पहली बार कब हुए थे, जनगणना कब हुई थी? 1872 में पहली बार शुरू हुए, 1872 में। किसके टाइम पीरियड में? लॉर्ड मेयो के टाइम पीरियड में। लेकिन सिंक्रोनस सेंसस कब शुरू हुए थे? 1881 में। किसके टाइम पीरियड में? रिपन के टाइम पीरियड में। यानी 1881 के बाद हर 10 साल में सेंसस होने लगा। इस समय जो रजिस्ट्रार जनरल था वो कौन था सेंसस का? उसका नाम था प्लॉडिन। लेकिन फादर ऑफ इंडियन सेंसस प्लॉडन को नहीं बोला जाता है, फादर ऑफ इंडियन सेंसस बोला जाता है हेनरी वॉल्टर। अब हेनरी वॉल्टर को क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसने पहली बार 1830 में ढाका सिटी जो कहां पर है? बांग्लादेश में, वहां पर सेंसस कराया था। तो फादर ऑफ इंडियन सेंसस कौन है? तो फादर ऑफ इंडियन सेंसस बोला जाता है आपका हेनरी वॉल्टर को। अब बात करते हैं सेंसस 2011 की। तो सेंसस 2011 आजादी के बाद 7th नंबर का सेंसस था, और जब से शुरू हुए सेंसस तब से अब तक ये 15वां सेंसस था। इसके रजिस्ट्रार जनरल कौन थे? उनका नाम था सी चंद्रमौली। सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग जो भारत में लिटरेसी रेट थी, लिटरेसी रेट यानी साक्षरता दर, वो कितनी है? वो है 74.04%, जिसमें जो मेल पॉपुलेशन की जो लिटरेसी रेट है वो कितनी थी? 82.14%, और फीमेल पॉपुलेशन की लिटरेसी रेट क्या है? वो है 65.46%। अब बात करते हैं कौन सा राज्य ज्यादा साक्षर था। तो मैक्सिमम लिटरेसी रेट कहाँ की है? सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट तो वो है केरला की। और सबसे कम साक्षरता दर कौन से स्टेट की है? ये है हाईएस्ट लिटरेसी रेट केरला, और लोएस्ट है बिहार की। किसकी? बिहार की लिटरेसी रेट सबसे कम है। लेकिन यहां पर क्वेश्चन किसका पूछा गया है? सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो क्या है? तो सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग भारत का सेक्स रेशियो है 943, यानी 1000 मेल पर 943 फीमेल है। जिसमें हाईएस्ट सेक्स रेशियो किस स्टेट का सबसे ज्यादा है? तो हाईएस्ट सेक्स रेशियो केरला का ज्यादा है। केरला का सेक्स रेशियो कितना है? 1084। और किसका लिंगानुपात सबसे कम है? तो वो है हरियाणा। हरियाणा का सेक्स रेशियो कितना है? 879। ये तो मैंने आपको सेक्स रेशियो बता दिया। अब बताता हूं मैं चाइल्ड सेक्स रेशियो। पहले बताता हूं भारत का हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो किसका है और लोएस्ट किसका है। तो हाईएस्ट है अरुणाचल प्रदेश का। किसका है? अरुणाचल प्रदेश का। कितना है? 972। और सबसे कम अगेंस्ट लोएस्ट है हरियाणा का। हरियाणा का कितना है? 834। और भारत का कितना है? भारत का चाइल्ड सेक्स रेशियो है 919। 919 फीमेल पर 1000 मेल। तो क्वेश्चन क्या पूछा था? 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग सेक्स रेशियो किस स्टेट का हाईएस्ट था? तो वो था केरला का हाईएस्ट। महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा बुद्धिस्ट पॉपुलेशन है। वैसे अगर परसेंटेज में पूछा जाए तो सिक्किम की है, सिक्किम के अंदर 27% है। लेकिन हाईएस्ट वैसे अगर नंबर में काउंट करें तो किसकी है? महाराष्ट्र की। उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड स्टेट है, उत्तर प्रदेश। लेकिन बात करूं पॉपुलेशन डेंसिटी यानी जनसंख्या घनत्व, तो वो किस स्टेट की ज्यादा है? तो वो है बिहार की ज्यादा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। हु इज द ऑथर ऑफ ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री? विश्व इतिहास की झलक के लेखक कौन है? ये लेखक है सलमान रश्दी, जवाहरलाल नेहरू, चेतन भगत, अशोक शर्मा। तो इनकी जो इंपॉर्टेंट बुक्स है उनके बारे में मैं बता देता हूं। तो सलमान रश्दी की जो किताब है उनमें से एक है मिडनाइट चिल्ड्रंस, सैटेनिक वर्स, नाइफ, शेम, की शॉट। ये सारी किसकी हैं? ये सारी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं सलमान रश्दी की। जवाहरलाल नेहरू की इंपॉर्टेंट बुक कौन कौन सी है? सबसे इंपॉर्टेंट है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया स्टैटिक जीएस में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। और कौन सी है जवाहरलाल नेहरू की इंपॉर्टेंट बुक? ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। तो ये किसने लिखी है? जवाहरलाल नेहरू ने। और कौन कौन सी बुक है? और है एन ऑटोबायोग्राफी। एन ऑटोबायोग्राफी ये है जवाहरलाल नेहरू की। लेकिन एक बुक है आत्मकथा, वो किसकी है? वो है राजेंद्र प्रसाद की।
और कौन सी इंपॉर्टेंट है जवाहरलाल नेहरू की बुक? एक है लेटर्स ऑफ फादर टू हिज डॉटर। अब बात करते हैं चेतन भगत की इंपॉर्टेंट बुक। तो चेतन भगत की है 5 पॉइंट समवन, 2 स्टेट, 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ। तो ये किसकी हो गई? ये चेतन भगत की हो गई। ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री किसकी थी? इसके लेखक कौन है? ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री की विश्व इतिहास की झलक के लेखक थे जवाहरलाल नेहरू। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। अजलान शाह कप इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग गेम? अजलान शाह कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन है ऑप्शन ए हॉकी, बी बैडमिंटन, सी बॉक्सिंग या डी रेसलिंग। तो अजलान शाह कप रिलेटेड है हॉकी से। इस कप का नाम अजलान शाह क्यों पड़ा? क्योंकि इसकी शुरुआत हुई थी 1983 और वहां के जो शासक थे उनका नाम था सुल्तान अजलान शाह। उसके नाम पर ही शुरू हुआ था अजलान शाह कप। और ये कहां से शुरू हुआ है? ये जो हॉकी टूर्नामेंट है कहां होता है? तो ये होता है मलेशिया में। और शुरू कब हुए थे? 1983 में। हॉकी के और कौन सा इंपॉर्टेंट कप है? आगा खां कप। बैडमिंटन के कौन कौन से इंपॉर्टेंट कप्स हैं? तो थॉमस कप। थॉमस कप इसको खेलती है मेल टीम। और एक है ऊबर कप। ये दोनों बैडमिंटन के हैं। और ऊबर कप इसमें जो प्रतिस्पर्धा होती है वो होती है विमेन, यानी स्त्रियों के बीच में। पुरुषों द्वारा खेला जाने वाला थॉमस कप और महिलाओं द्वारा खेला जाने वाला ऊबर कप। और दोनों कप किससे रिलेटेड है? बैडमिंटन से। अच्छा, बॉक्सिंग में पहला ओलंपिक कप किसने जीता था? तो बॉक्सिंग में सबसे पहला ओलंपिक कप जीता था विजेंद्र सिंह ने। और ये कब जीता था विजेंद्र सिंह ने? और कौन सा मेडल मिला था विजेंद्र सिंह को? तो विजेंद्र सिंह को मिला था ब्रॉन्ज। और ये कौन सा ओलंपिक था? ये था 2008 का बीजिंग ओलंपिक। बीजिंग ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता था विजेंद्र सिंह ने। और 2008 के ओलंपिक में ही ब्रॉन्ज जीता था सुशील कुमार ने। अब ये बताओ मुझे, सुशील कुमार कौन से खेल से संबंध रखते हैं? वहीं रेसलिंग में सबसे पहला ओलंपिक मेडल जीता था केडी जाधव ने। किसने जीता था? केडी जाधव। इन्होंने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता था। और ये कौन सा ओलंपिक था? ये 1952 का हेलसिंकी ओलंपिक था। तो इसका आंसर आपको मिल गया होगा। अजलान शाह कप किससे रिलेटेड है? हॉकी से। और आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी मैंने आपको बता दिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। हु अमंग द फॉलोइंग लॉन्च द नेशनल पोर्टल फॉर क्रेडिट लिंक गवर्नमेंट स्कीम्स? जन समृद्ध पोर्टल, इसका नाम है जन समृद्ध पोर्टल, इन जून 2022। निम्नलिखित में से किसने जून 2022 में क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाओं के लिए राष्ट्रीय पोर्टल जन समृद्ध पोर्टल लॉन्च किया है? निर्मला सीतारमन ने, नरेंद्र मोदी जी ने, राजनाथ सिंह ने या फिर अमित शाह ने? तो ये लॉन्च किया था नरेंद्र मोदी ने। यहां आप फोटो देख सकते हो। तो जन समृद्ध पोर्टल किसने लॉन्च किया था? ये जो क्रेडिट लिंक जिसके थ्रू सब्सिडी वगैरह जो डायरेक्ट बेनिफिशियरी हैं उनके खाते में जाए, वो जो स्कीम है उसके लिए जो पोर्टल लॉन्च किया है उसका नाम है जन समृद्ध पोर्टल। और किसने लॉन्च किया है? वो लॉन्च किया है नरेंद्र मोदी जी ने। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। द फेमस मीनाक्षी टेम्पल इज फाउंड इन विच स्टेट? प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर किस राज्य में स्थित है? पहले मुझे ये बताना कि ये जो मीनाक्षी मंदिर है इसका स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर क्या है। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर के बारे में। तो मीनाक्षी टेम्पल की बात करें तो ये है मदुरई में। और ये मदुरई कहाँ है? ये मैं आपको इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन के एंड में बताऊंगा। कर्नाटका का इंपॉर्टेंट टेम्पल कौन सा है? तो कर्नाटका का इंपॉर्टेंट टेम्पल है विरूपाक्ष मंदिर, विरूपाक्ष टेम्पल। और आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में है तिरुपति बालाजी मंदिर, तिरुपति बालाजी टेम्पल। मध्य प्रदेश का इंपॉर्टेंट टेम्पल कौन से? तो मध्य प्रदेश के इंपॉर्टेंट है खजुराहो टेम्पल्स, खजुराहो टेम्पल्स। और खजुराहो जो टेम्पल्स हैं इसके फाउंडर कौन है या इसको बनवाया किसने था? तो चंदेलाज ने बनवाया था। किन्होंने बनवाया था? चंदेलाज ने। तो मदुरई कहां पर है? मदुरई है तमिलनाडु में। सी। तमिलनाडु में और कौन कौन से इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं? जैसे मदुरई में एक इंपॉर्टेंट टेम्पल है जो है थंजावुर में। थंजावुर में कौन सा है? थंजावुर में है बृहदेश्वर टेम्पल। मैंने आपको बताया था
बृहदेश्वर टेम्पल किसने बनवाया? इसका आंसर आप मुझे कमेंट में करना, ऑलरेडी मैं पहले आपको बता चुका हूं, ये क्वेश्चन है इस मॉक टेस्ट में। तो बृहदेश्वर टेम्पल थंजावुर वाला, ये भी तमिलनाडु में है, और गंगईकोंडा चोलापुरम वाला भी, गंगईकोंडा चोलापुरम वाला भी कहाँ है? तमिलनाडु में ही है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। हु हैज बीन कन्फर्ड द प्रेस्टिजियस दादा साहब फाल्के अवार्ड इन अक्टूबर 2024? अक्टूबर 2024 में प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? अमिताभ बच्चन नहीं, इनको तो पहले ही दे दिया गया है, ना राजकुमार राव, ये दिया गया है उनको जिनकी ये फोटो है। तो आप देखकर समझ गए होंगे किनको मिला है, तो ये मिला है मिथुन चक्रवर्ती को। अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि दादा साहब फाल्के अवार्ड पहली बार कब दिया गया था और किसको दिया गया था? तो दादा साहब फाल्के अवार्ड 1969 में पहली बार देविका रानी को दिया गया था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स defines that the courts can not to inquire in proceedings of parliament? निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद परिभाषित करता है कि न्यायालय संसद की कार्यवाही की जांच नहीं कर सकते हैं? आर्टिकल 123 है क्या? नहीं, इसमें तो ऑर्डिनेंस पावर दी गई है। ऑर्डिनेंस पावर किसकी? ऑर्डिनेंस पावर प्रेसिडेंट की। तो आर्टिकल नंबर 123 123 में ऑर्डिनेंस पावर है, अध्यादेश की पावर है राष्ट्रपति की। कौन से आर्टिकल में? 123। वहीं गवर्नर की जो ऑर्डिनेंस पावर है वो दी गई है आर्टिकल 213 में। अब आर्टिकल 123 भी आप जानते होंगे, तो ये दोनों तो आप एलिमिनेट कर देंगे। आर्टिकल 123, आर्टिकल 112। आर्टिकल 112 में क्या दिया हुआ है? एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट, जिसे हम क्या कहते हैं? इसे ही हम कहते हैं बजट। तो बजट किस में दिया हुआ है? आर्टिकल 112 में। तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता, तो ऑप्शन है बी और सी, इनमें से कोई एक। तो आर्टिकल 121 में दिया हुआ है पार्लियामेंट कैन नॉट इंक्वायर, पार्लियामेंट कैन नॉट इंक्वायर कंडक्ट ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, कंडक्ट ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। मतलब कि जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के मैटर्स हैं वो पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं हो सकते, वो दिए हुए हैं 21 में। आप ऐसे याद कर सकते हो कि पहले पार्लियामेंट इंटरफेयर नहीं करेगी, पहले पार्लियामेंट इंटरफेयर नहीं करेगी तो बाद में कोर्ट भी इंटरफेयर नहीं करेगी। तो पहले कौन? 121 आर्टिकल, फिर कौन? 122 आर्टिकल। और 122 आर्टिकल में आपको आंसर मिल गया होगा। 122 आर्टिकल में दिया गया है कि कोर्ट्स कैन नॉट इंक्वायर इनटू प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट, यानी संसद में जो प्रोसीडिंग्स चलते हैं, जो कार्यवाही चलती है, उसमें न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज ए मेजर इंपैक्ट ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सा भारत में हरित क्रांति का प्रमुख प्रभाव था? ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए इंक्रीज इन एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स, ऑप्शन बी है डिक्लाइन इन रूरल एम्प्लॉयमेंट, ऑप्शन सी है रिडक्शन इन फूड ग्रेन इंपोर्ट्स, या ऑप्शन डी है डिक्रीज इन क्रॉप डाइवर्सिटी। तो एक बार हम ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में जान लेते हैं, फिर इसका आंसर करेंगे। तो भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन यानी हरित क्रांति की शुरुआत किस दशक में हुई? तो ये 1960s के दशक में शुरू हुआ था ग्रीन रिवॉल्यूशन। और इसके फाउंडर कौन थे, या फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन किसे कहा जाता है? तो फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन बोला जाता है MS स्वामीनाथन को। ये किससे इंस्पायर हुए थे? ये इंस्पायर हुए थे नॉर्मन बोरलॉग, और ये है पूरे विश्व में फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन में हुआ क्या क्या था? ग्रीन रिवॉल्यूशन में इंट्रोड्यूस किए गए थे HYV सीड। ये HYV सीड्स क्या है? हाई याइल्डिंग वेराइटी सीड्स इंट्रोड्यूस किए गए थे ग्रीन रिवॉल्यूशन में। और क्या हुआ था? फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का यूज बढ़ा दिया गया था जिससे फसल अच्छी हो सके। और क्या हुआ था? मॉडर्न इरिगेशन टेक्निक यूज होने लगी, मतलब सिंचाई के नए नए उपकरण आए जिससे सिंचाई आसानी से हो सके।
जैसे बोरवेल वगैरह खोदे गए थे। ग्रीन रिवॉल्यूशन में इंपॉर्टेंट क्रॉप कौन कौन सी थी? तो वो दो फसलें थी, वीट और राइस। वीट और राइस। और ये सबसे पहले ग्रीन रिवॉल्यूशन शुरू कहाँ हुआ था? ये शुरू हुआ था पंजाब वाले रीजन में, पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी में। यहां पर शुरू हुआ था सबसे पहले ग्रीन रिवॉल्यूशन। ये तो पॉजिटिव चीजें हुई कि ग्रीन रिवॉल्यूशन में ये सब चीजें हुई, और इससे फायदा क्या हुआ था? इससे फायदा ये हुआ था कि सेल्फ सफिशिएंट हो गए थे हम। हमें बाहर से इंपोर्ट नहीं करनी पड़ रही थी फसलें। हमें जो वीट होता था ये यूएस से इंपोर्ट करना पड़ता था, गेहूं, लेकिन अब हम सेल्फ सफिशिएंट हो गए थे। तो इसका फायदा क्या हुआ? रिड्यूस इंपोर्ट, इंपोर्ट घट गया। लेकिन इसकी वजह से नुकसान क्या हुआ? इसकी वजह से सॉयल यानी मृदा ने अपनी फर्टिलिटी खो दी। और क्या हुआ? वाटर टेबल, जो पानी था, अब ये बोरवेल खोदे जाते थे और धड़ाधड़ इनमें से पानी निकाला जाता था, तो जो वाटर टेबल था वो धीरे धीरे नीचे जाने लगा। मतलब जो भूजल है उसका स्तर नीचे घटने लगा। और क्या नुकसान हुआ? इसको नुकसान हुआ मार्जिनल फार्मर्स को। मार्जिनल फार्मर्स कौन होते हैं? जिनके पास खुद की खेती नहीं होती, दूसरे के खेतों में काम करते हैं, या जिनके पास बहुत कम खेती होती है। उनको ग्रीन रिवॉल्यूशन का फायदा नहीं हुआ। फायदा किनको हुआ? जिनकी एकड़ों में जमीन थी, उनको फायदा हुआ ग्रीन रिवॉल्यूशन से। मतलब जो अमीर थे, जो फार्मर्स थोड़े बहुत ऊंचे तबके के थे, वो तो और अमीर होते चले गए, और मार्जिनल फार्मर्स और गरीब होते चले गए। ये नुकसान हुआ ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से। तो वापस क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें क्या पूछा था कि मेजर इंपैक्ट क्या रहा? तो मेजर इंपैक्ट रहा रिडक्शन इन इंपोर्ट। मतलब जो फूड ग्रेन का जो हम इंपोर्ट कराते थे, आयात कराते थे, उसमें रिडक्शन हुआ। तो ऑप्शन नंबर सी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। विच लेक इज फेमस फॉर इट्स फ्लोटिंग आइलैंड कॉल्ड फुमडीज? कौन सी झील अपने फुमडीज नामक तैरते द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है? डल झील। डल झील फुमडीज के लिए फेमस नहीं है। डल झील में चलती हैं शिकारा बोट्स, शिकारा बोट्स। और डल झील किसके लिए फेमस है? डल झील फेमस है टूरिज्म के लिए। और डल झील है कहां पर? डल झील है, ये है जम्मू एंड कश्मीर में। चिल्का। चिल्का है लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक। लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर, या इसे लगून लेक भी बोलते हैं। लार्जेस्ट लगून लेक या ब्रैकिश वाटर लेक। और ये कहां पर है? ये है उड़ीसा में। और इस पर भी ऐसा फुमडीज वगैरह नहीं होते, तो ये दोनों ऑप्शन तो नहीं है। वूलर लेक। वूलर लेक है लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, मीठे पानी की झील। कौन सी है? वूलर झील। और ये कहां पर है? ये है जम्मू कश्मीर में। तो ना ए है, ना बी है, ना सी है, बचा ऑप्शन सी, लोकटक लेक। यही है जिस पर क्या पाए जाते हैं? फ्लोटिंग आइलैंड पाए जाते हैं, जिन्हें क्या बोला जाता है? फुमडीज। यहां देखो आप, यह है लोकटक झील। देखो ये फ्लोटिंग आइलैंड्स हैं, ये फ्लोटिंग आइलैंड्स हैं, इन्हें क्या बोला जाता है? इन्हें बोला जाता है फुमडीज। ये देख रहे हो ना आप। और ये है कहां पर? ये है मणिपुर में। और इस पर एक नेशनल पार्क भी है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। तो इसका आंसर आपको मिल गया, लोकटक लेक। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। मैच द फेस्टिवल विद देयर एसोसिएटेड स्टेट। यानी किस राज्य में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? पोंगल। पोंगल मनाया जाता है कहां? देखो मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन होते हैं ये बहुत इजी होते हैं। आपको एक पता है तो आप ऑप्शन एलिमिनेट कर ले जाते हो। पोंगल कहां मनाया जाता है? पोंगल मनाया जाता है तमिलनाडु में। अब यहां देखो ए के साथ 4 कौन से ऑप्शन में है? ना सी में है ना ए में है। बचा कौन कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर डी। तो एक सिंगल इंफॉर्मेशन से हम 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर ले गए। अब नेक्स्ट वंगाला। मैं मानता हूं कि आपको वंगाला नहीं पता होगा। अगला ऑप्शन है दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा तो पता है ना आपको। सी का कौन सा ऑप्शन है? C1। सी से कौन सा? 1। अब यहां बी में C3 है, C1 नहीं है, तो बी नहीं हो सकता। एक ही ऑप्शन है, वो है ऑप्शन नंबर डी। तो आंसर आपको 2 स्टेट के फेस्टिवल पता है उससे ही मिल गया। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। वैसे मैं आपको बता देता हूं,
पोंगल मनाया जाता है तमिलनाडु में, लेकिन अट्टुकल पोंगल मनाया जाता है केरला में। पोंगल तमिलनाडु, अट्टुकल पोंगल केरला। केरला में ओनम भी मनाया जाता है, थियम मनाया जाता है। वहीं अब ये बी ऑप्शन है, वंगाला। वंगाला कहाँ मनाया जाता है? वंगाला मनाया जाता है जहां पे सबसे ज्यादा बारिश होती है। कहाँ होती है? मेघालय। तो वंगाला मनाया जाता है मेघालय में। और कौन सी ट्राइब इसे मनाती है? गारो ट्राइब मनाती है। और मेघालय में ही नोंगक्रेम फेस्टिवल भी मनाया जाता है। दुर्गा पूजा, दुर्गा पूजा मैंने आपको बता दिया कहाँ मनाई जाती है, वेस्ट बंगाल में। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। विच लेयर ऑफ अर्थ एटमोस्फेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ बाय ब्लॉकिंग हार्मफुल टेरेस्ट्रियल सोलर रेडिएशन? पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत जीवन की रक्षा के लिए हानिकारक स्थलीय सौर विकिरण को रोकने के लिए जिम्मेदार है? मिजोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर या एक्सोस्फेयर? इसका आंसर करने से पहले मैं आपको एटमॉस्फेयर की जो लेयर्स हैं उनके बारे में आपको पढ़ा देता हूं, फिर इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे हम। तो इस फिगर से हम जो एटमॉस्फेरिक लेयर्स हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। तो एटमॉस्फेरिक लेयर कौन कौन सी होती है? एक होती है सबसे नीचे की तरफ होती है ट्रोपोस्फेयर, उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, और सबसे बाहरी जो लेयर होती है वो कौन सी होती है? एक्सोस्फेयर। शुरुआत करते हैं ट्रोपोस्फेयर। जितने भी वेदर फिनोमिना होते हैं, वेदर फिनोमिना क्या होते हैं? जैसे बारिश होती है, वेदर फिनोमिना, वो कहाँ होते हैं? रेन, क्लाउड्स वगैरह, ये कहाँ होते हैं? ये होते हैं ट्रोपोस्फेयर में। ट्रोपोस्फेयर की हाइट कितनी है? ट्रोपोस्फेयर की हाइट होती है 8 से 15 किलोमीटर। और इसकी एवरेज हाइट क्या है? इसकी एवरेज हाइट है 13 किलोमीटर। और 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर घटता है। यानी आप ट्रोपोस्फेयर में ऊपर की तरफ जाओगे तो टेम्परेचर घटता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट लेयर, स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है आपकी ओजोन लेयर, और ये ही रिस्पॉन्सिबल होती है यूवी रेज से प्रोटेक्शन के लिए। तो यूवी रेडिएशंस को रोकती कौन सी लेयर है? ओजोन लेयर। और ये ओजोन लेयर, जिसे O3 लेयर बोलते हैं, ये एटमॉस्फेयर की कौन सी लेयर में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है स्ट्रेटोस्फेयर में। और इसकी हाइट कहां तक होती है? इसकी हाइट होती है 50 किलोमीटर तक। और स्ट्रेटोस्फेयर में ऊपर जाते समय जो टेम्परेचर होता है वो बढ़ता है। टेम्परेचर क्या करता है? बढ़ता है, टेम्परेचर इंक्रीज करता है। अगली लेयर है मिजोस्फेयर। मिजोस्फेयर कौन सी हाइट तक है? 50 किलोमीटर से ऊपर 85, वैसे 80 to 90 लिखा है, यानी एवरेज 85 किलोमीटर तक कौन सी एटमॉस्फेरिक लेयर है? तो वो है मिजोस्फेयर। जो मीटियोर्स होते हैं, यहां आप देख रहे हो ना, ये शूटिंग स्टार की तरह जो दिखाई दे रहा है, मीटियोर्स कौन सी लेयर में खत्म होते हैं? तो वो खत्म होते हैं मिजोस्फेयर में। अगली लेयर होती है थर्मोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर में टेम्परेचर बढ़ रहा था तो मिजोस्फेयर में टेम्परेचर घटता है। ये कुछ ऐसे है, एक लेयर में घटेगा, फिर अगली लेयर में बढ़ेगा, फिर घटेगा, फिर बढ़ेगा। जैसे थर्मोस्फेयर में टेम्परेचर बढ़ता है, और थर्मोस्फेयर को ही बोलते हैं आइनोस्फेयर। जो ऑरोरा इफेक्ट होता है, जो नॉर्दर्न पॉइंट और सदर्न पॉइंट पर होता है जो अर्थ के, वो कौन सी लेयर की वजह से होता है? वो थर्मोस्फेयर की वजह से होता है। और ये कहां तक? ये 800 किलोमीटर तक होती है। और सबसे बाहरी लेयर कौन सी होती है? एक्सोस्फेयर। ये थी एटमॉस्फेरिक लेयर, पहली ट्रोपोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मीजोस्फेयर, फिर थर्मोस्फेयर, इसे ही आइनोस्फेयर भी बोलते हैं। और बाहरी परत कौन सी है? एक्सोस्फेयर। पहले टेम्परेचर घटेगा, फिर बढ़ेगा, फिर घटेगा, फिर बढ़ेगा और फिर घटेगा। एक्सोस्फेयर में भी टेम्परेचर घटता है। तो वापस आते हैं क्वेश्चन की तरफ। कौन सी लेयर है जिसमें यूवी रेडिएशन रुकता है? तो वो लेयर थी आपकी स्ट्रेटोस्फेयर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज सेलिब्रेटेड द 9th एनिवर्सरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेरेशन इन सितंबर 2024? वैसे कंट्रीज नहीं है, इकलौती एक कंट्री है। निम्नलिखित में से कौन से देश ने सितंबर 2024 में संविधान घोषणा की 9वीं वर्षगांठ मनाई? 2024 में 9वीं मनाई थी, तो इसका संविधान कब मना होगा? तो इसका संविधान मना था, यह घोषणा हुई थी 2015 में। और ये भारत का पड़ोसी देश है। फिनलैंड पड़ोसी देश है? नहीं। पोलैंड है? नहीं है। अब ऑप्शन बचे नेपाल और भूटान।
लेकिन भूटान ने नहीं ये बनाया था, ये वर्षगांठ बनाई थी नेपाल ने। तो मैंने बात की पड़ोसी देश की, तो भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश है? तो भारत के जो लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं वो कौन कौन से? सबसे लॉन्गेस्ट बाउंड्री शेयर करता है बांग्लादेश। बांग्लादेश बांग्लादेश के साथ कितनी किलोमीटर लंबी लैंड बाउंड्री है? 4096 किलोमीटर। बांग्लादेश के बाद दूसरी लॉन्गेस्ट है चाइना के साथ, फिर है पाकिस्तान के साथ, फिर है नेपाल के साथ, फिर म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। यानी सबसे छोटी बाउंड्री किस देश के साथ है भारत की? तो वो है अफगानिस्तान के साथ। कितनी लंबी है? 106 किलोमीटर की। ये संविधान दिवस, जो ये संविधान डिक्लेरेशन है, ये किसने मनाया था? नेपाल ने। भारत में संविधान कब अडॉप्ट किया था, या फिर हम कॉन्स्टिट्यूशन डे कब मनाते हैं? हम कॉन्स्टिट्यूशन डे तब मनाते हैं, संविधान दिवस तब मनाते हैं जब हमने संविधान अडॉप्ट किया था। हमने अडॉप्ट कब किया था? 26 नवंबर 1949 को। लेकिन एनफोर्स कब किया गया था? तो संविधान को एनफोर्स किया गया था 26 जनवरी 1950, और इसी को ही हम गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। और संविधान बना कितने दिनों में था? तो ये बना था 2 साल 11 महीने और 18 दिन। 2 साल 11 महीने 18 दिन में जाकर संविधान बना था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। द लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट वॉज पास्ड इन इंडिया बाय द इंडियन पार्लियामेंट। भारत में लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम भारत संसद के द्वारा कब पारित किया गया? ऑप्शन ए 2019 में, 2015 में, 2012 में या 2013 में। तो ये जो लोकायुक्त एक्ट है, लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट, ये पास हुआ था 2013 में। आपको याद होगा अन्ना हजारे ने अनशन चलाया था दिल्ली के रामलीला मैदान में। उसमें लोकपाल की मांग उठी थी। लोकपाल की मांग किस लिए उठी थी? लोकपाल बनाया जाता है आपका सेंटर में। सेंटर में कोई एमपी या कोई पब्लिक ऑफिशियल अगर करप्शन करता है तो उसके लिए लोकपाल की नियुक्ति की जाती है। और जो आपका स्टेट होता है, स्टेट में बनाए जाते हैं, स्टेट में करप्शन को रोकने के लिए लोकायुक्त। भारत के पहले लोकपाल कौन थे? तो भारत के पहले लोकपाल थे पिनाकी चंद्र घोष। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। विच ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम्स शोकेस द हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र सबसे अधिक जैव विविधता प्रदर्शित करता है? मैंग्रोव्स, कोरल, डेजर्ट्स या एल्पाइन। तो मैंग्रोव्स फॉरेस्ट कहां पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं विश्व के सबसे बड़े डेल्टा। कौन सा है वो? सुंदरवन डेल्टा के पास पाए जाते हैं। और ये जो मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं, इनकी जो रूट्स होती हैं यानी जड़ें जो होती हैं, वो न्यूमेटोफोर्स होती हैं। अब ये न्यूमेटोफोर्स जड़ें कौन सी होती हैं? यानी ये जो जड़ें होती हैं, ये ऑक्सीजन प्राप्त करने का काम करती हैं। ये जो दलदलीय क्षेत्र होता है ना सुंदरवन डेल्टा का, तो ये जड़ें ऊपर की तरफ आ जाती हैं और ये क्या काम करती है? ये ऑक्सीजन लेने का काम करती हैं। तो इसका आंसर मैंग्रोव फॉरेस्ट है? नहीं, इसका आंसर है ऑप्शन बी, कोरल रीफ्स। इन्हें ही बोला जाता है रेन फॉरेस्ट ऑफ सी। रेन फॉरेस्ट ऑफ सी। ये दिखने में कैसी होती है? ये दिखने में ऐसी होती है। देखो कितना सुंदर बनाती है समुद्र को। एक क्वेश्चन मेरा आपसे है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करना कि ग्रेट बैरियर कोरल रीफ, ग्रेट बैरियर कोरल रीफ ये कहां पाई जाती है? ये मेरे को आप बताना। अब ये जो कोरल्स होते हैं, इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट या इनका इंपॉर्टेंट कह लो या फेवरेबल कंडीशन क्या है इनकी ग्रो होने की? सबसे पहली कंडीशन है पानी वार्म वाटर होना चाहिए, और जो पानी शैलो होता है वहां पर ये ग्रो करती हैं। ये फ्रेश वाटर में ग्रो नहीं करती। तो ये कौन से वाटर में? सॉल्ट वाटर। इसीलिए ये समुद्र में पाई जाती हैं। और इनके लिए नुकसानदायक क्या है? इनके लिए नुकसानदायक है ग्लोबल वार्मिंग। बढ़ते हुए ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इनको बहुत नुकसान हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कोरल ब्लीचिंग हो जाता है। अब ये कोरल ब्लीचिंग क्या है? जो कोरल पॉलिप्स होती है ना, ये एक सिम्बाइंट रिलेशनशिप बनाती हैं एक एल्गी होती है। उस एल्गी का नाम क्या है? या वो एल्गी किस फाइलम से बिलोंग करती है? जूजेंथिली। अब क्या होता है ये सिम्बाइंट रिलेशनशिप क्या है? ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता क्या है?
यानी कोरल रीफ्स एल्गी को रहने के लिए जगह देती है और उसके बदले एल्गी कोरल रीफ्स को खाना प्रोवाइड कराती है, और ये जो कलर होता है ये इस एल्गी द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जब टेम्परेचर बढ़ता है तो ये कोरल रीफ्स क्या करती है, इस एल्गी को एक्सपेल कर देती है, मतलब बाहर निकाल देती है, जिसकी वजह से कोरल्स को खाना मिलना बंद हो जाता है। क्या मिलना बंद हो जाता है? फूड मिलना बंद हो जाता है। और जो ये कलर होता है ये कलर चला जाता है, क्योंकि ये कलर देने का काम कौन करती है? एल्गी करती है। और ये कैसे कलर की हो जाती है? ये व्हाइट हो जाती है। तो इसे ही कहते हैं कोरल ब्लीचिंग। तो इसका आंसर आपको मिल गया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। विच फेज ऑफ सेल साइकिल इज द लॉन्गेस्ट? कोशिका चक्र का कौन सा चरण सबसे लंबा है? टीलोफेज, इंटरफेज, मेटाफेज या प्रोफेज? तो इसका आंसर करने से पहले मैं आपको एक फिगर दिखाता हूं। यह है सेल साइकिल। सेल साइकिल में ये फेज होते हैं। सबसे पहला फेज कौन सा होता है? सबसे पहला फेज होता है G1 फेज। इस फेज में क्या होता है? इस फेज में सेल जो है वो ग्रो करती है। इसके बाद होता है एस फेज। एस फेज में क्या होता है? एस फेज में सिंथेसिस होता है सेल का। और फिर होता है G2 फेज। ये जो तीनों फेज होते हैं, G1 फेज, एस फेज और G2 फेज, ये जो पूरी साइकिल होती है, ये देख रहे हो, ये सबसे बड़ी साइकिल किसकी है? ये इंटरफेज की है। तो इस साइकिल को बोलते हैं इंटरफेज साइकिल। और इसमें ये जो लास्ट फेज होता है G2 फेज, इस फेज में क्या होता है? जो सेल होती है वो डिवीजन के लिए तैयार होती है। डिवीजन यानी माइटोसिस के लिए प्रिपेयर होती है। और ये आप जो अगली साइकिल देख रहे हो ना, ये पूरी साइकिल है माइटोसिस की। माइटोसिस होता है न्यूक्लियस में, लेकिन ये जो साइटोकाइनेसिस देख रहे हो, साइटो माइनस साइटोप्लाज्म, और काइनेसिस माने टूटना। जो सेल के साइटोप्लाज्म में जो डिवीजन होता है उसे कहते हैं साइटोकाइनेसिस। और ये जो आप साइकिल देख रहे हो, सबसे पहले प्रोफेज, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज, ये टीलोफेज, ये किसकी साइकिल है? ये माइटोसिस की साइकिल है। माइटोसिस में क्या होता है? माइटोसिस में दो हैप्लॉइड सेल्स बनती हैं, दो हैप्लॉइड आइडेंटिकल सेल्स बनती हैं। वही सेल डिवीजन दो तरीके का होता है, माइटोसिस और मियोसिस। मियोसिस में क्या होता है? मियोसिस में 4 हैप्लॉइड सेल्स बनती हैं। माइटोसिस में 2 डिप्लॉइड सेल बन रही थी, तो मियोसिस में 4 हैप्लॉइड सेल बनती हैं। डिप्लॉइड मतलब 2n, 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है, लेकिन मियोसिस में कितना? n हैप्लॉइड होती है। ये n मतलब अगर इसको आगे ये प्रोसेस बढ़ती माइटोसिस के बाद नेक्स्ट, तो ये 2 आइडेंटिकल सेल बनाती n, और ये भी 2। तो इस साइकिल को क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है मियोसिस। मियोसिस में 4 आइडेंटिकल सेल बनती हैं, जिसमें जो सेल होती है वो कैसी होती है? हैप्लॉइड। और माइटोसिस में आपकी 2 आइडेंटिकल सेल बनती हैं, जो कैसी होती है? वो होती है डिप्लॉइड। और मियोसिस में हैप्लॉइड। तो इसका आंसर आपको मिल गया होगा कि सबसे लंबी साइकिल कौन सी होती है? टीलोफेज नहीं, ये तो माइटोसिस की है। इंटरफेज, मेटाफेज, ये भी माइटोसिस की साइकिल है। प्रोफेज भी माइटोसिस की साइकिल है। तो सबसे लंबी साइकिल होती है ऑप्शन बी, इंटरफेज। इंटरफेज में कौन कौन सी साइकिल होती है? G1, फिर सिंथेसिस होता है, फिर G2 साइकिल होती है। तो सबसे बड़ी साइकिल कौन सी होती है? इंटरफेज की। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। व्हाट इज द मैच्योरिटी पीरियड ऑफ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट? धन बाजार उपकरणों की परिपक्वता अवधि क्या है? पहले मैं आपको मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट समझाता हूं, फिर इसका आंसर करते हैं। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट वो होते हैं जो शॉर्ट टर्म डेब्ट्स होते हैं, जो शॉर्ट टर्म छोटी अवधि के लिए जो कर्जा लिया जाता है, उन्हें बोला जाता है मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। इनमें क्या क्या आते हैं? इनमें आते हैं आपके ट्रेजरी बिल्स, जिन्हें टी बिल्स बोला जाता है। आपके कमर्शियल पेपर्स आते हैं, आपका सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट आता है, आपका रिपर्चेज एग्रीमेंट आता है। अब एक एक करके मैं इन सबको समझाता हूं और फिर आपको बताऊंगा कि इनका टाइम पीरियड या अवधि क्या होती है। बात करते हैं टी बिल्स। टी बिल्स को प्रोवाइड कौन करता है? तो ये करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लोन की आवश्यकता होती है तो वो टी बिल्स जारी करती है। इन्हें बोला जाता है जीरो कूपन्स। अब इन्हें जीरो कूपन्स क्यों बोला जाता है? इन्हें एक डिस्काउंट पर जारी किया जाता है। टी बिल्स की जो वैल्यू होती है, इनको मैच्योरिटी पीरियड पर जब ये वापस गवर्नमेंट को दिए जाते हैं, ये पब्लिक के लिए जारी करती है। कौन करती है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और किसके थ्रू करती है? आरबीआई के थ्रू।
तो जब आप वापस टी बिल्स को जब लेके जाओगे तो ये डिस्काउंट पे मिलते हैं और आपको मैच्योरिटी होने पर इसका पूरा अमाउंट मिलता है। तो ये जारी कौन करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका मैच्योरिटी टाइम पीरियड क्या होता है? इसका मैच्योरिटी टाइम पीरियड क्या होता है? इसका मैच्योरिटी टाइम पीरियड होता है 91 डेज, 182 डेज या 364 डेज। देखो मल्टीपल है, 51 का दुगना 182, 182 का दुगना 364, ऐसे आप याद रख सकते हो। तो टी बिल्स का मैच्योरिटी पीरियड कितना है? 91, 182 और 364। ये देखो एक साल से कम के हैं सारे। तो आप ऑप्शन में क्या है? अप टू 6 मंथ, 3 मंथ्स। देखो एक साल से ऊपर 6 महीने से तो ऊपर जा रहे हैं, तो ये दो ऑप्शन तो रिजेक्ट हो गए। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट ही तो है टी बिल्स। अब ऑप्शन बचा नन ऑफ द अबव या अप टू 1 ईयर। तो और आगे हम देखते हैं, फिर इसका आंसर करते हैं। कमर्शियल पेपर, कमर्शियल पेपर को जारी करते हैं कॉर्पोरेट्स कंपनीज। कौन जारी करते हैं? कॉर्पोरेट्स। और ये कॉर्पोरेट्स क्यों जारी करते हैं? फंड रेज करने के लिए। इसका मैच्योरिटी पीरियड क्या होता है? इसका मैच्योरिटी पीरियड 7 दिन से लेकर 1 साल तक होता है। अब इसमें और बॉन्ड में क्या फर्क होता है? देखो बॉन्ड में यह फर्क होता है कि बॉन्ड में आपको हर महीने एक पर्टिकुलर इनकम मिलती है, लेकिन कमर्शियल पेपर्स में क्या होता है? इसका एक तो टाइम पीरियड कम होता है, ये शॉर्ट टर्म का डेट है, और जो आपका बॉन्ड होता है वो लॉन्ग टर्म का डेट होता है। इसमें जो पैसा होता है, जो ये कमर्शियल पेपर का जो पैसा होता है, वो आपको मैच्योरिटी टाइम पीरियड के बाद ही मिलता है। जैसा मैंने आपको बता ही रखा है कि ये सारे शॉर्ट टर्म डेट्स हैं। अब है अगला सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। इसको कौन जारी करता है? इसको जारी करता है बैंक। इसको या तो बैंक जारी करता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी इसको जारी करते हैं। ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या है? डिपॉजिट का कोई सर्टिफिकेट मिलता है? नहीं। ये कुछ कुछ सेविंग अकाउंट की तरह होता है। सेविंग अकाउंट में होता क्या है? सेविंग अकाउंट में आप पैसा डालते हो, आप कभी भी निकाल सकते हो, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। इसका एक टाइम पीरियड होता है, मैच्योरिटी टाइम पीरियड, जो होता है 3 मंथ से लेकर 1 साल तक। 3 मंथ से लेकर 1 साल तक। जब ये मैच्योर होते हैं तभी आप पैसा निकाल सकते हो, उससे पहले निकालोगे तो पेनल्टी भी लगती है। तो ये हो गए सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। अब बात करते हैं रीपर्चेज एग्रीमेंट। रीपर्चेज एग्रीमेंट ये आप ऐसे समझिए, गिरवी रखना। रीपर्चेज का मतलब है गिरवी रखना। तो आरबीआई क्या करती है? आरबीआई किसी व्यक्ति को जब ये रीपर्चेज एग्रीमेंट यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं वो देती है, उसके एवज में क्या लेती है? पैसा लेती है। इसका एक टाइम पीरियड होता है, वो टाइम पीरियड पूरा होने के बाद क्या करती है? वो रीपर्चेज एग्रीमेंट या गवर्नमेंट सिक्योरिटी को वापस ले लेती है और उसकी एवज में उसे पैसा दे देती है। तो ये जो रिपर्चेज एग्रीमेंट है ये भी कौन से होते हैं? ये भी शॉर्ट टर्म डेट्स होते हैं। और ये सारे कितने टाइम पीरियड के अंदर के होते हैं? ये सारे 1 साल तक के होते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, अप टू 1 ईयर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लाइबिलिटी फॉर अ बैंक? निम्नलिखित में से कौन सा बैंक के लिए देयता है? ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, लोन गिवन्स टू कस्टमर। जब आप कस्टमर को लोन देते हैं तो उसका आपको इंटरेस्ट आएगा, तो ये तो एक असेट हो गया ना। लाइबिलिटी कैसे हो गई? देयता थोड़ी है, इसको आपको मिलेगा। तो ऑप्शन ए नहीं हो सकता है। ऑप्शन सी देखते हैं, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। आपने इन्वेस्टमेंट किया है, वो आपको उसका कभी ना कभी पैसा मिलेगा, तो ये लाइबिलिटी नहीं है, ये है आपका असेट, तो ये भी नहीं है। इंटरेस्ट अर्न्ड, ये भी नहीं है। बचता कौन सा है? बी, यही करेक्ट होगा। ऑप्शन बी क्या कहता है? डिपॉजिट्स मेड बाय कस्टमर। आप देखो, आप किसी बैंक में जब आप डिपॉजिट करते हो पैसा, तो ऐसा नहीं है वो पैसा बैंक का हो गया, वो पैसा कभी ना कभी बैंक को आपको वापस करना पड़ेगा और उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। तो ये क्या है? ये देयता है, ये देना पड़ेगा, ये एक लाइबिलिटी है। किसके ऊपर? बैंक के ऊपर। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन बी, डिपॉजिट्स मेड बाय कस्टमर। ये एक लाइबिलिटी है, किसके ऊपर? बैंक के ऊपर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे मजबूत अम्ल है? इसका आंसर करने से पहले मैं आपको बताता हूं, एसिड स्ट्रॉन्ग कौन से होते हैं? जिनके अंदर एक पावर होती है कि वो इजिली H+ आयंस, H+ आयंस या इन्हें बोलते हैं प्रोटॉन्स, इनको अगर इजिली दे देंगे
ये इजीली रिलीज कर देते हैं वो होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। आपको ये बात समझ आ गई? आप ये बात याद रखना। अब इसका एक इस्तेमाल होगा, उसी का इस्तेमाल करते हुए इस ऑप्शन का हम आंसर करेंगे। जैसा कि आप जानते हो क्लोरीन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। यहां देख रहे हो, यहां क्लोरीन है और ये किससे अटैच है? COOH ग्रुप। ये कौन सा ग्रुप है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है क्लोरीन से। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है? मान लो देखो एक एलिमेंट है, ये एक पर्टिकुलर कोई एक एलिमेंट है, मॉलिक्यूल एलिमेंट कह रहा हूं, मॉलिक्यूल है। ये दूसरा कोई मॉलिक्यूल है H और H डैश। ये एक दूसरे के साथ पेयर करके बॉन्ड बनाते हैं। जब पेयरिंग से कोई बॉन्ड बनता है तो उसे बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। अब क्या होता है, ये जो बॉन्ड बनता है इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कौन करता है? जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है कि ये अट्रैक्ट करता है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या करता है? शेयर्ड पेयर जो होता है इलेक्ट्रॉन्स को वो अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो ये मान लो, ये मैं कह रहा हूं कि ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, जिसकी वजह से क्या होता है? शिफ्ट होता है किसका? शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये जो शिफ्ट होता है इसे हम कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। इसी इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से जो क्लोरीन होता है, जो COOH ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है, इससे जो इलेक्ट्रॉन है अपनी तरफ खींच लेता है। और जब ये खींच लेता है तो उसे क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉन को विड्रॉन कर लेता है, तो इसे ही कहते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉन इफेक्ट। थोड़ा सा एक बार समराइज करता हूं आपको। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होते हैं? वो होते हैं जो इजीली H+ आयंस या प्रोटॉन्स को रिलीज कर देते हैं। ये समझ आया? प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के साथ अटैच्ड होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कौन से होते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है जो बॉन्ड अगर बन रहा है उसमें जो शेयर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है उसको अपनी तरफ जो खींचता है वो होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आप जानते हो कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, वो अपनी तरफ शिफ्ट करती है इलेक्ट्रॉन को, तो इसे इंडक्टिव इफेक्ट करते हैं। और जब शिफ्ट करती है तो उससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेती है। अब जब इलेक्ट्रॉन खींच लेगी तो बचा खाली प्रोटॉन। अब प्रोटॉन इजीली रिलीज हो सकता है क्योंकि जो बॉन्डिंग हो रही थी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की, उसमें से इलेक्ट्रॉन तो खींच के क्लोरीन ले गया ना, तब प्रोटॉन बचा। अब प्रोटॉन इजीली रिलीज हो जाएगा। इस वजह से जिसमें प्रोटॉन इजीली रिलीज हो जाता है वो होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। अब जिसमें Cl एलिमेंट सबसे ज्यादा होंगे वो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। यहां पर एक एलिमेंट है, यहां पर दो है, यहां पर तीन है, यहां पर है ही नहीं। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट किस में सबसे ज्यादा है? इसमें है नहीं, इसमें एक ही है, इसमें दो है। सबसे ज्यादा किसमें? ऑप्शन नंबर डी। तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, सबसे मजबूत अम्ल कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। वैसे मैंने कोशिश करी है इजी तरीके से आपको समझाने की। आई होप आपको समझ आया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। विच एलिमेंट इज द लाइटेस्ट इन द पीरियडिक टेबल? आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व कौन सा है? हीलियम, लिथियम, हाइड्रोजन या बेरिलियम? आवर्त सारणी की बात करें तो फादर ऑफ पीरियडिक टेबल किसे बोला जाता है? तो फादर ऑफ पीरियडिक टेबल बोला जाता है मेंडलीफ को। इन्होंने अपनी पीरियडिक टेबल कब दी थी? तो मेंडलीफ ने अपनी पीरियडिक टेबल दी थी 1969 में, सॉरी 1869 में। उससे पहले कौन कौन दे चुके थे? डॉबेनायर दे चुके थे, डॉबेनायर का त्रियक रूल। और कौन दे चुके थे? न्यूलैंड्स का ऑक्टेव रूल। ये जो अब तक जो पीरियडिक टेबल बना रहे थे उसमें गलती करते आ रहे थे। ये जो बढ़ते क्रम में सजाते थे एलिमेंट को, वो कैसे लगाते थे? वो लगाते थे एटॉमिक मास के आधार पर। लेकिन इस चीज को समझा किसने? मोज़ले ने। कौन थे? हेनरी मोज़ले। इन्होंने 1913 में मॉडर्न पीरियडिक टेबल बनाई। और ये किस आधार पर, इसे किस आधार पर अरेंज किया गया? एटॉमिक नंबर के आधार पर। इस पीरियड में रॉ होती हैं और कॉलम होती हैं। जो रॉ कितनी होती है? वो होती है 7। इन्हें क्या बोला जाता है? इन्हें बोला जाता है पीरियड्स। और जो कॉलम होती हैं, कॉलम कितनी है? 18। उन्हें क्या बोला जाता है? उन्हें बोला जाता है ग्रुप्स। अब मैं आपको मॉडर्न पीरियडिक टेबल दिखा देता हूं। सबसे पहला एलिमेंट है हाइड्रोजन। ये जो पहली लाइन देख रहे हो ये फर्स्ट ग्रुप है और ये ऐसे
ये रोज जो हैं, ये 7 रोज हैं, इन्हें बोला जाता है पीरियड्स। और ऐसे 18 वर्टिकल लाइंस हैं, इन्हें बोला जाता है ग्रुप। पहली वाली है, इन्हें बोलते हैं एल्कली मेटल्स। ये जो सेकंड लाइन आप देख रहे हो, इन्हें बोला जाता है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। और ये लास्ट वाली है, इन्हें बोला जाता है नोबल गैस। ये जो फर्स्ट वाली 2 लाइन है, ये कौन से एलिमेंट हैं, ये कौन से ग्रुप के एलिमेंट हैं? ये एस ब्लॉक के। और ये 13 से लेकर 18 के ये कौन से हैं? ये है पी ग्रुप एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट। और इसके बीच में 3 से लेकर 12, ये ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12, इन्हें बोला जाता है ट्रांजिशनल एलिमेंट। और इन्हें कौन से ब्लॉक में रखा गया है? इन्हें रखा गया है डी ब्लॉक में। और आपके जो ये इनर ट्रांजिशन एलिमेंट है, ये जो 2 टेबल है, ये हैं आपके एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। बाकी इसके बारे में आपको मैं आगे अच्छे से बताऊंगा, क्योंकि एक साथ बताऊंगा तो आपको समझ नहीं आएगा। आप इतना ही समझिए, 7 रो हैं, 18 कॉलम्स हैं। ये फर्स्ट एल्कली मेटल्स हैं, दूसरे एल्कलाइन मेटल्स हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। लास्ट वाला जो ग्रुप है, जिसे 18th ग्रुप, इसे नोबल गैसेस बोलते हैं। और जो ये पहली 2 रो है, ये एस ग्रुप है, ये पी ग्रुप, ये डी ग्रुप और ये एफ ग्रुप। ये मेटल्स होते हैं, ये वाली मेटलॉइड्स होती हैं, ये वाली जो ये देख रहे हो, ये नॉन मेटल्स हैं। तो इसका आंसर मैं करता हूं, इसका आंसर है हाइड्रोजन। जो सबसे लाइट गैस है या फिर जो सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट, वो कौन सा है? हाइड्रोजन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। What happen when unbalanced force act on an object? ये कुछ नहीं है, ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन किसने दिया था? 3 लॉ दिए थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। सबसे इंपॉर्टेंट कौन कौन से? सबसे इंपॉर्टेंट है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, उस पर कोई बाहरी फोर्स काम नहीं करेगी, तो अगर वो स्थिर है तो वो स्थिर रहेगी, अगर वो चल रही है तो वो चलती रहेगी। ये रुकेगी कब? जब इस पर कोई बाहरी फोर्स काम करेगी। या ये चलेगी कब? जब इस पर कोई बाहरी फोर्स काम करेगी। तो बाहरी फोर्स क्या करती है? मोशन पैदा करती है। द ऑब्जेक्ट चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन। तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। स्टेशनरी नहीं रहेगी। अगर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट पे अगर हम बाहरी कोई फोर्स लगा रहे हैं तो स्टेशनरी कैसे रहेगी? वो तो मोशन में आ जाएगी ना। तो ये नहीं हो सकता। सर्कुलर पाथ है तो बहुत ही वाहियात ऑप्शन है। और ऑप्शन लूज मास क्या है? ये 2 ऑप्शन तो बहुत वाहियात थे। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। आज हमने 25 क्वेश्चन का एनालिसिस किया। पुंडित के लाइव मूक 16 का एनालिसिस था। जीएस का बहुत शानदार एनालिसिस रहा है। तो जिन्होंने लास्ट तक वीडियो देखी है, उनको दिल से धन्यवाद। और अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और इसको दबा के शेयर करें। शेयर करेंगे तो कंटेंट बहुत लोगों तक पहुंचेगा, रीच बढ़ेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।